Assalamu alaikum, 9th class. Chapter number 2, atomic structure. Lecture number 10, that is electronic configuration, concept of shell, concept of subshells. तो आज जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कन्फिगरेशन के बारे में, इलेक्ट्रॉन की कन्फिगरेशन किस तरह करनी है हमें शेल्स में और सबशेल्स के अंदर, और हम आज पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ शेल को, कि शेल क्या होते हैं और सबशेल्स हमारे पास क्या होते हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की डेफिनेशन हम अगर यहाँ पर देखें तो लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू सम रूल्स इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एटम. इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन किसके अंदर? इन ऑर्बिट्स के अंदर और ऑर्बिटल्स के अंदर. ऑर्बिट्स जो है वो बोहर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है. ये शेल हो गया, ये ऑर्बिट हो गया, ये बोहर का कॉन्सेप्ट है, और जो सबशेल का कॉन्सेप्ट है किसका है? वो श्रोडिंगर का, ठीक है. तो ऑर्बिट्स के अंदर और ऑर्बिटल्स के अंदर जो हमने इलेक्ट्रॉन को रखना है, कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं, ठीक है. अब हमारे पास आता है दूसरा टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ शेल. शेल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? द पॉसिबल पाथ्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड शेल्स. वो इलाके, वो पॉसिबल जगह है जहां पर हमें इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी होती है न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द किसी भी एटम के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? शेल कहते हैं, ठीक है. दे हैव डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी. जो शेल्स होते हैं उनकी एनर्जी जो होती है वो डेफिनाइट होती है, ठीक है. हर शेल की एनर्जी अपनी मखसूस होती है, क्योंकि बोहर का कॉन्सेप्ट है ये शेल्स वाला. तो बोहर के मुताबिक यही था कि हर शेल की अपनी एनर्जी है, n1 की एनर्जी n2 की एनर्जी से कम है, सही है. जैसे हमने यहाँ पर लिखा है एग्जांपल के तौर पे n is equals to 1, तो कौन सा शेल? K शेल. n is equals to 2 to L शेल. n is equals to 3 M शेल एंड देन N शेल, ठीक है. तो चार शेल हमने यहाँ पर बनाए लिखे हैं. ये आपके पास है कॉन्सेप्ट ऑफ शेल का. शेल वो इलाके, वो पाथ्स जहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, किसके ग्रिड? न्यूक्लियस के ग्रिड, ठीक है. कॉन्सेप्ट ऑफ सबशेल जो है वो श्रोडिंगर ने दिया है. तो उसमें हमने श्रोडिंगर ने क्या कहा था कि पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या पॉसिबिलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ सबशेल जो है वो श्रोडिंगर ने दिया है, जो हमने पढ़ा था श्रोडिंगर क्वांटम मॉडल के अंदर, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अंदर, कि पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स कहां पर होती है? ऑर्बिटल्स के अंदर होती है. ऑर्बिट्स के अंदर जो फ्री स्पेस होती है, फ्री पाथ होती है, वहां पर ऑर्बिटल्स होते हैं, और हर ऑर्बिटल का जो शेप भी डिफरेंट होता है, उनकी एनर्जी भी जो है वो डिफरेंट होती है, और उनमें ही इलेक्ट्रॉन जो है मौजूद होते हैं, पॉसिबिलिटी होती है. तो क्या कह रहे हैं? व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर मेनी इन नंबर, जब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं तो क्या होता है? दे शो रिपल्जन. तो उनमें क्या होती है? रिपल्जन होती है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करते हैं? वो धकेलते हैं, ठीक है जी. अब ये पॉइंट है रिपल्जन, यहाँ पर मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ, तो समझाऊंगा इसके बारे में क्यों इसने पॉइंट आउट किया इस बात को. एंड मेन शेल स्प्लिट इनटू सबशेल्स. जब वो रिपल्जन होती है, उनके दरमियान टकराव होता है, जब वो खिंचाव होता है उनके दरमियान, तो जो रिपल्जन होती है उनमें तो खिंचाव आता है. तो उस खिंचाव की वजह से जो मेन शेल होता है वो स्प्लिट हो जाता है, वो टूट जाता है इसमें इनटू सबशेल्स. सबशेल्स के अंदर इनका नाम क्या होता है? SPDF, जिनको हमने नाम दिया है SPDF. मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर, इन जो आपके सबशेल्स हैं, जो ऑर्बिटल्स हैं, इनके नाम जो है SPDF नहीं है, इनकी जो एब्रिविएशंस हैं, S मतलब शार्प, P मतलब प्रिंसिपल, D मतलब डिफ्यूज और F मतलब फंडामेंटल. और उनकी शेप भी जो है डिफरेंट है. S का स्फेरिकल शेप है और P का डम्बेल शेप है, ठीक है. अब ये मैं आपको समझाऊं, यहाँ पर जो मैंने पॉइंट किया है, जो बोहर ने अपना मॉडल पेश किया था, और अपना मॉडल पेश करने में उसकी जो खामियां दी थी, उसकी दो खामियां थी. स्टार्क इफेक्ट को उसने एक्सप्लेन नहीं किया था, और ज़ीमैन इफेक्ट को उसने एक्सप्लेन नहीं किया था. मैंने आपको बताया था स्टार्क इफेक्ट क्या होता है. किसी भी स्पेक्ट्रम में, किसी भी एटम के स्पेक्ट्रम में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड उसके करीब ले आए, हाई मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पे स्पेक्ट्रम में क्या होगा? कुछ ना कुछ चेंज आएगा, ठीक है. और इसी तरह अगर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हम उसके पास किसी भी स्पेक्ट्रम के पास लेके आ जाए, किसी भी एटम के स्पेक्ट्रम के पास, तो उसमें भी क्या होगी? कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा. तो बोहर ने चीज नहीं बताई थी, तो ये बात जो है वो श्रोडिंगर ने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था कि हाँ जी बिल्कुल ऐसी बात है. अगर हम किसी भी एटम के स्पेक्ट्रम के पास 2 लेंस का स्पेक्ट्रम हो या 3 लेंस का स्पेक्ट्रम हो, अगर उस स्पेक्ट्रम के पास हम कोई मैग्नेट लेके आते हैं या हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आते हैं, तो उसके अंदर क्या होती है? स्प्लिटिंग होती है, ठीक है. वो इसमें स्प्लिटिंग हो जाती है, वो लाइंस जो है वो अलग हो जाती हैं. किस हिसाब से अलग हो जाती हैं? वो एनर्जी वाइज जो है वो अलग हो जाती हैं. उन एनर्जी लेवल्स का हमने नाम दिया है ऑर्बिटल्स का है उनको, ठीक है. वो S की अलग हो जाती है लाइंस, P की अलग हो जाती हैं, D की अलग हो जाती हैं और F की अलग हो जाती हैं. तो ये कॉन्सेप्ट था बोहर ने जो
क्लियर करना था, लेकिन वो क्लियर नहीं कर सके थे, एक्सप्लेन ही नहीं की थी ये बात। लेकिन श्रोडिंगर ने अपने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में इस चीज को हमें अच्छी तरह से समझाया। सही है। अब हम थोड़ा सा यहाँ बात कर लेते हैं कि शेल्स के अंदर और ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट किस तरह करती है और कितने इलेक्ट्रॉन्स में एक ऑर्बिटल में या एक ऑर्बिट में हम रख सकते हैं। तो एक ऑर्बिट में हम जितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है जिसे हम फॉलो करते हैं, दैट इज 2n²। आप 2n² फॉर्मूले को जो है फॉलो करेंगे जब भी किसी शेल के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी होगी। ठीक है, तो क्या है हमारे पास 2n2। अब ये 2 कांस्टेंट, n नंबर ऑफ शेल, दैट इज क्वांटम नंबर भी कहते हैं इसको, और उस क्वांटम नंबर पे स्क्वायर रखेंगे। तो हमें पता है k शेल हमारा पहला शेल है, k शेल हमारा पहला शेल है। तो इस फार्मूले को हम क्या करते हैं, अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर 2 क्वांटम नंबर क्या है, फर्स्ट है, तो इसके ऊपर स्क्वायर, तो क्या जवाब आएगा, 2 ही जवाब आएगा। ठीक है, इसी तरह आप इसके अंदर जो भी आपके पास ऑर्बिट होगा, जो भी आपके पास शेल होगा, उसका नंबर रखेंगे यहाँ पर, उसका क्वांटम नंबर 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा जितने भी होते हैं। ठीक है, और फिर इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कितने जो है इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कर सकते हैं एक शेल के अंदर। सही है। इस तरह मैंने रखा है k के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, l में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, m में 18 इलेक्ट्रॉन और n में 32 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर थोड़ा समझिए आप कॉन्सेप्ट ऑफ सबशेल। सबशेल किस बुनियाद पे बनाए गए हैं? ये बुनियाद किसकी है? लाइन स्पेक्ट्रम की। ठीक है, जो मैंने आपको बताया ज़ीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट के बुनियाद पे इनको बनाया गया है कि ये क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं रिपल्जन की वजह से। सही है, ये जब रिपल्जन की वजह से अलग हो जाते हैं तो इनके डिफरेंट जो है लाइंस जनरेट होती हैं। तो s में अलग हो जाती हैं लाइंस, p की अलग लाइंस होती हैं, d की अलग और f की अलग। तो इसके मुताबिक इसके तो इसके हिसाब से s के अंदर, s ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन्स को आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये एग्जांपल है यहाँ पर मेरे पास, मैंने यहाँ पर बनाई है एक डायग्राम शेल्स का। इसके हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ कितने इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से पुट करने होते हैं शेल्स में और कौन से ऑर्बिटल को कितने इलेक्ट्रॉन हमने देने होते हैं। चलिए, तो यहाँ पर n = 1 दैट इज क्वांटम नंबर इसका, n 1 है। ठीक है जी, तो n 1 होगा तो शेल कौन सा होगा, k शेल होगा। ठीक है, और k शेल के पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, k शेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है जो कि s है। ठीक है, ये बात मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि k शेल के पास सिर्फ एक ऑर्बिट होता है, सॉरी एक ऑर्बिटल होता है जो हम जिसे हम s कहते हैं। l के पास 2 ऑर्बिटल होते हैं, s and p। n के पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, s p d, और n के पास 4 ऑर्बिटल होते हैं, s p d, 4 ऑर्बिटल होते हैं इसमें। ठीक है, एनर्जी वाइज सबसे कम एनर्जी n1 की, सबसे ज्यादा एनर्जी n4 की। ठीक है, फिर n5 भी अगर उससे सबसे ज्यादा एनर्जी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें n = 1 क्वांटम नंबर 1 है तो शेल भी k हो गया, और s जो है वो सबशेल है क्योंकि k के अंदर सिर्फ एक सबशेल होता है, वो s मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ठीक है, क्योंकि n = 1 है, क्वांटम नंबर 1 है तो 1s हो जाएगा ये। ठीक है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं सिर्फ बच्चों, सिर्फ और सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लिखेंगे इसके पास 1s2। ठीक है, अच्छा ऊपर चलते हैं, वो एनर्जी जो है उसकी ज्यादा है n2 की। तो जब ऊपर जाएंगे हम तो क्वांटम नंबर क्या है, 2 है, शेल कौन सा है, l शेल है। ठीक है, इसमें 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक s होता है और एक p होता है। ठीक है, s and p। s के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और p के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास 2s2 2p6। ऊपर चलते हैं थर्ड शेल के पास। थर्ड शेल क्वांटम नंबर 3, तो ये शेल हो गया m, 3s 3p 3d। ठीक है, क्योंकि तीन सबशेल होते हैं इसके पास sp d। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, अच्छा s के पास 2 इलेक्ट्रॉन, p के पास 6 इलेक्ट्रॉन, d के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या लिखते हैं 3s2 3p6 एंड 3d 10। सही है, ऊपर चलते हैं फोर्थ शेल के पास। फोर्थ शेल n शेल, क्वांटम नंबर 4 है तो n जो होगा वो, जो शेल जो होगा वो n होगा, तो ये 4s 2 आएंगे, 4p 6 4d 10 एंड 4f 14। ठीक है, तो ये क्या है, अब इसको इस तरह लिखेंगे हम 4s2 4p6 4d 10 एंड 4f 14। अब अगर आपने कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन्स को के बाद कि हमने सही अरेंजमेंट की इलेक्ट्रॉन्स को, आप मिल सकते हैं। k में कितने आते हैं, 2 आते हैं, तो ये 2 हो गए। l में कितने आते हैं, 8 आते हैं, तो कितने हैं ये 2 और 6 8। n में कितने आते हैं, n में 18 सॉरी m में कितने आते हैं, 18 आते हैं, तो ये कैलकुलेट करने आप 2 and 6 8 8 and 10 18। 4 में कितने आते हैं 32,
तो ये आपके पास 2 and 8 6 ये 8 हो गए, 8 18 और 14 32। तो ये 32 इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट हमने कर दी इन शेल्स एंड सब शेल्स। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह की जाती है एटम्स की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स। बुक के आपके पास जो है वो 18 एलिमेंट्स की हुई है। हम यहाँ पर कुछ बेसिक्स कर लेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास पहली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हाइड्रोजन की। सही है, हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है। सही है, तो इसके लिए क्या होगा, एक ही शेल बनेगा। कौन सा शेल होगा, शेल जो होगा वो के शेल होगा। सही है, और इसके पास n की वैल्यू कितनी होगी, n = 1 होगा। ठीक है, और इसके पास कौन सा ऑर्बिटल होगा, अब जब k शेल है तो ऑर्बिटल कौन सा होता है, s ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, ये मैं आपको थोड़ा खोल के बता रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन आपने अगर पेपर में करना होगा तो इस तरह नहीं करेंगे आप डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जो मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ उस पॉइंट को जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, 1s 1 क्योंकि वो n = 1 है। ठीक है, और s क्यों, क्योंकि 1 जब भी n = 1 होता है तो k शेल होता है, और k शेल के पास सिर्फ एक ही सब शेल होता है, वो s है। ठीक है, ये हो गई आपकी हाइड्रोजन की। अच्छा, अब करते हैं लिथियम की। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। तो क्या करेंगे, इसमें कितने शेल बनेंगे, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, तो मतलब इसमें 2 शेल बनेंगे। 2 तो 3, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 3 है। तो क्या लिखेंगे हम, k शेल एंड l शेल। इसके पास 2 शेल आएंगे हमारे पास। ठीक है, k शेल में n = 1 और l शेल के लिए n = 2। k शेल में एक ऑर्बिटल s और n शेल में भी एक ऑर्बिटल s, लेकिन फर्क क्या, इसमें 1s और इसमें 2s। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, 1s 2 क्योंकि 2 ही आ सकते हैं इसके पास, ज्यादा नहीं बढ़ सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स, और 2s 1। ये हो गई आपकी लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन। सही है, और एलिमेंट्स भी करते हैं। चलिए अब हम सोडियम की करते हैं, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अब मैं वो मेथड इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं शेल नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, उसको समझा दूंगा आपको। n = 11, तो n का एटॉमिक नंबर 11 है, तो 1s 2s 2p 3s। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, इसमें 11 है तो उसमें 2 आ सकते हैं, पढ़ दिए, इसमें भी 2 आ सकते हैं, इसमें टोटल 6 आ सकते हैं, उसमें 2 आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें 2 आ सकते हैं, लेकिन भरेंगे हम 2 नहीं, क्योंकि 11 एटॉमिक नंबर है सोडियम का। ठीक है, ये आपके पास n फॉर शेल। ठीक है, ये 1 जो है ये नंबर ऑफ शेल फर्स्ट है, ये सेकंड शेल, ये भी सेकंड शेल, और ये थर्ड शेल। सही हो गया। अच्छा, इसके अलावा अब कुछ इसमें मैं आपको उन एलिमेंट्स की कराता हूं जिनमें अक्सर ना कंफ्यूजन आती है बच्चों को कि हम किस में इलेक्ट्रॉन की जो है फिलिंग पहले करेंगे, किस में बाद में करेंगे। और एक बात और मैं आपको समझा देता हूं कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो है वो होती है ऑफबा प्रिंसिपल के मुताबिक। ऑफबा का मतलब होता है, अच्छा लिखता हूं मैं, जो इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन है उसमें काफी सारे रूल्स हैं हमारे पास इनको फिलअप करने के। क्योंकि इनके ऊपर हमने पढ़ा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू सम रूल्स, कुछ रूल्स के मुताबिक। तो रूल्स जो है वो फर्दर फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे आप, लेकिन अभी जो है वो मैं मेंशन कर देता हूं कुछ रूल। एक रूल जो बुक में मेंशन है, ऑफबा प्रिंसिपल। ऑफबा एक जर्मन नेम है जिसका मतलब है बिल्डिंग, बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप मतलब एनर्जी वाइज आपने इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है, एनर्जी वाइज आपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। ठीक है, जिसकी एनर्जी कम होगी वो पहले भरा जाएगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो बाद में भरा जाएगा। ये अपने बेसिक आपने ध्यान में रखनी है, जिसकी एनर्जी कम वो पहले, जिसकी एनर्जी ज्यादा वो बाद में। तो मैं आपको समझा देता हूं ऑफबा प्रिंसिपल के मुताबिक SPDF। तो सबसे जब कम एनर्जी S की है, सबसे पहले इसको भर दें आप, उसके बाद P की एनर्जी फिर उसको भर दें, फर्स्ट इसे भरा जाएगा, सेकंड इसे भरेंगे, और फिर D की एनर्जी है फिर से भरें, और फिर F की एनर्जी फिर से भरें। ठीक है, ये आपके पास है इंक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। तो उसके हिसाब से मेरे पास एग्जांपल है, फॉर सपोज हमारे पास एलिमेंट पोटेशियम 19 एटॉमिक नंबर, ठीक है, और एक हमारे पास कैल्शियम है 20 एटॉमिक नंबर। दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन करनी है हमें। सही है, किस तरह होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2। सही है।
अब मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, पहले मैं कंसीडर भी कर लूं कॉन्फ़िगरेशन 1s2 4s1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2। अब ये थोड़ा आप इसमें देखें, मैंने कहा कि अरेंजमेंट जो है किस तरह से वो एस पी डी एफ, लेकिन जब मैं कॉन्फ़िगरेशन करता चला इसकी तो क्या हुआ, पहले मैंने वन शेल भरा, उसका भी ऑर्बिटल भरा, फिर सेकंड शेल का दो ऑर्बिटल्स मैंने भर दिए, ठीक है, थर्ड शेल के दो ऑर्बिटल भर दिए, ठीक है। लेकिन एक बात आपको याद है कि थर्ड शेल के अंदर तीन ऑर्बिटल्स होते हैं एस पी और डी, लेकिन मैंने क्या किया, एस और पी को भरा, हालांकि इलेक्ट्रॉन बचता था, मैंने डी को नहीं भरा। क्यों नहीं भरा वो मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपको पहले बताया कि एनर्जी ज्यादा किसकी है, डी की एनर्जी ज्यादा है, तो जब डी की एनर्जी ज्यादा है तो उसे आखिरी में भरा जाएगा, ठीक है। एस की एनर्जी चूंकि बहुत कम है तो पहले हम एस को भरते हैं, सही है। हमेशा आप जब भी 3p खत्म होता है 3p6 हो जाता है तो आप 3d नहीं लेके आएंगे, बल्कि आप 4s को यूज करेंगे उसके बाद, हमेशा ये करना है आपने, ठीक है। 3p6 करने के बाद कभी भी 3d नहीं भरेंगे, बल्कि 4s को ही आप पहले फिल करेंगे, क्योंकि s की एनर्जी कम होती है तो s को ही पहले हम फिल करते हैं, फिर उसके बाद d की बारी आती है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 4s1 पहले भरा है और यहाँ भी 4s2 मैंने पहले भरा है। अगर इलेक्ट्रॉन अब बचते हो, ये 4s2 भरने के बाद भी एक इलेक्ट्रॉन बच गया, फिर वो मैं d में डालता, ठीक है, क्योंकि d की एनर्जी अब d की बारी आएगी, सही है, d की बारी बाद में आएगी, s के बाद आएगी, सही है। अब एक ये क्यों होता है ऐसा, ये इसलिए होता है, मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। ये एक और रूल होता है हमारे पास n+l रूल, ये आपकी क्लास आपकी किताब में नहीं है, लेकिन मैं आपको इसे बता देता हूँ। n+l रूल का मतलब n फॉर क्वांटम नंबर दैट इज 4 3, ये जो है नंबर्स हैं, और l फॉर एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। एज़ीमुथल क्वांटम नंबर जो है आपके वो कौन से हैं, spd, ठीक है। एज़ीमुथल क्वांटम नंबर के हिसाब से s का जो नंबर, s की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, और p की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, और d की वैल्यू 2 होती है, और f की वैल्यू जो है वो 4 होती है, 3 होती है, सॉरी, ठीक है, ये वैल्यू होती है। और n तो आपको पता है, तो हम क्या करते हैं, इस रूल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स को पहचानते हैं कि पहले किस में भरना चाहिए, 3d में भरना चाहिए या फिर s में भरना चाहिए। तो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर एग्जांपल से। ये देखें n क्या है हमारे पास, 4 है, ठीक है। हम 3d और 4s की बात कर रहे हैं, इसको बल्कि मैं यहाँ से इरेज करता हूँ और समझा देता हूँ कि 4s या 3d किस में जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ रखे हुए, दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रखे हुए किस में जाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रूल लेके आएंगे और उस रूल के हिसाब से इसकी सारी कैलकुलेशन करेंगे। चलिए देखें, n+l रूल, n क्या है, 4 है, क्वांटम नंबर 4 है, जो एज़ीमुथल नंबर है इसका वो कितना है, 0 होता है, तो 4 + 0 दैट इज n+l, ठीक है। d की बात करते हैं, तो d के लिए क्या है n+l रूल, d के लिए हमारे पास है n जो है वो 3 है, ठीक है, यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ 4s और 3d। तो 4s के लिए अच्छा 3d के लिए n जो है वो 3 है, प्लस d की वैल्यू कितनी है, 2 है। एज़ीमुथल जो d की वैल्यू है एज़ीमुथल नंबर में वो है 2, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको प्लस करेंगे, 4 + 0 4, 3 + 2 5, तो एनर्जी किसकी ज्यादा है, एनर्जी जो है d की ज्यादा है, तो जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसे हम बाद में पुट करते हैं, उसे हम बाद में फिल करते हैं, और जिसकी एनर्जी कम होती है उसे पहले फिल करते हैं। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ट्रांसफर हो जाएंगे 4s में, ठीक है। ये थी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये था हमारा टॉपिक आज का। होपफुली आपको सारी बातें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।